सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हर रविवार सुबह 10 बजे हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाती है। तो दोस्तों सभी लोग चैनल को, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि क्योंकि देखो सबसे बेस्ट कंटेंट मैं तैयार करने की कोशिश करता हूं, तो कोशिश यही है आप लोगों के लिए कि सेशन को लाइक और सब्सक्राइब अभी जिन्होंने न किया हो वो सेशन को लाइक जरूर करके आगे बढ़ें और सारे टॉपिक्स क्लियर करें। इसके बाद आप सभी लोग जो है, जो स्कोर आपका गया हो इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद वो टेस्ट सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट में कोई भी बच्चा ये नहीं बता रहा है कि हमारा कितना स्कोर करीब जा रहा है इस करंट अफेयर को करने के बाद, कैसा रहा हमारी पढ़ाई पूरे वीक की और कैसे हमने साप्ताहिक करंट अफेयर में अपडेट रहे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देरी अब ना करें और फिर अपने सेशन पे चलते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना के जो पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा हैं, उनको किस देश की सरकार द्वारा सराहनीय सेवा पदक सेना प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है मलेशिया और चौथा है इजराइल। तो ये चार ऑप्शन है, सभी लोग ऑप्शन बताइए कि आपका ऑप्शन क्या सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है सिंगापुर। सिंगापुर की सरकार ने जो है इन्हें क्या किया है, भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को देश की सरकार द्वारा सराहनीय सेवा में पदक के रूप में इनको चयनित किया है। चलते हैं, यही है सुनील लांबा जिनकी तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। बात करेंगे एडमिरल सेवानिवृत्त सुनील लांबा के बारे में। चर्चा में क्यों है कि 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर की सरकार द्वारा सराहनीय सेवा पदक सेना पिंगटरा जसा जेमिलंग टेंटरा से सम्मानित किया गया। देखो ये एक अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम याद कर लिए, पिंगटरा जसा जेमिलंग टेंटरा से सम्मानित किया गया है। और किन्हें किया गया है, वो भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। और सिंगापुर के रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक समारोह हुआ है जिसमें सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने राष्ट्रपति हलीमा याकूब की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आज का कि सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 सितंबर, तीसरा है 7 सितंबर, चौथा है 3 सितंबर। तो सभी लोग बताइए, ये दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस 2022 हुआ है, इसमें मनाया गया है 8 सितंबर 2022 को। और किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था 1966 में। और जो मुख्य विषय है इस बार का जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का, वो है ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, तो ये याद आप जो जरूर रखें। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार 771 मिलियन वयस्कों युवाओं में बुनियादी साक्षरता की कौशल की कमी बताई गई है यूनेस्को के अनुसार। ठीक है ना, चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 कहाँ आयोजित हुआ। पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा है कतर, तीसरा ऑप्शन है व्लादिवोस्तोक और डी नंबर है टोक्यो। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, तो जल्दी से बताओ सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही होगा, ऑप्शन व्लादिवोस्तोक
जो रूस में पड़ता है, रूस का शहर है। यहाँ पर 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 का आयोजन किया गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालेंगे। ये 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 जहाँ आयोजित हुआ है वो कब हुआ है? वो 5 से 8 सितंबर के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ है? व्लादिवोस्तोक के रूस में हुआ है। ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली में इसके पूर्ण सत्र में भाग लिया है और ये स्थापित हुआ था वर्ष 2015 में। ठीक है। तो 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 कहाँ आयोजन हुआ है? तो रूस का एक शहर है व्लादिवोस्तोक। ठीक है। चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का वर्चुअल स्कूल शुभारंभ किया गया? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा दिल्ली, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा लक्षद्वीप। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया है। चलते अगले 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है ए और बी दोनों। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर नजर डालते हैं। 12 अगस्त 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की घोषणा के बाद राज्य का 5वां हाथी अपहरण तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई में खोला गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। कहा गया है कि तमिलनाडु का ये 5वां हाथी रिजर्व है दोस्तों। ठीक है। इसलिए ये चर्चा में अगस्त्यमलाई अभयारण्य रहा है। ठीक है। चलते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नागा मिर्च महोत्सव 2022 नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है नागालैंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सही होगा सी, नागालैंड। नागालैंड में नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सितंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास कगाड़ू 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, दूसरा है जापान, तीसरा है इजराइल और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, जल्दी से सभी लोग बताइए कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें दोस्तों जो है वो सही होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या सही होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया इसमें सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। चलते हैं आगे। 8 क्वेश्चन नंबर 8, 9 नवंबर 2022 में सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का आयोजन किया गया है, वो मलेशिया के किस शहर में किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कुआलालंपुर, दूसरा है पेनांग, तीसरा है इपोह और चौथा है जोहार बहरू। ठीक है। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि ये सुल्तान अजलन शाह कप जो 2022 का आयोजन हुआ वो मलेशिया के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें सी नंबर, इपोह में किया गया है। कहाँ किया गया है? इपोह में किया गया है। चलते हैं। ये अजलन शाह काफ़ी इस तरह से खेल होता है और इसके प्रमुख तत्वों पर भी एक नज़र डालेंगे दोस्तों। आयोजित हुआ 16 से 25 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित होगा। ठीक है। अभी आयोजित नहीं हुआ ये। आयोजन स्थल जो है वो इपोह मलेशिया में है और आयोजित नहीं हुआ था कब कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में ये जो है विराम दिया गया था। वर्ष 2019 के जो विजेता रहे इससे पहले दक्षिण कोरिया और उप विजेता जो है वो भारत रहा है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। कुछ और भी प्रमुख तत्व भी देख लेते हैं। देखो सर्वाधिक 10 बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को हासिल किया है
और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। 1985 में प्रतियोगिता का नामांकन मलेशिया के 9वें शासक सुल्तान आजलन शाह के नाम पर इसको रखा गया था। और इस बार जो आयोजन होना है वो प्रतिवर्ष मलेशिया में ही होता है। ठीक है, तो इस बार मलेशिया के जो है कहाँ पर होना है दोस्तों, तो इपोह में होना है। ठीक है, चलते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग। वर्ष 2022 में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है कपिल देव, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है मदन लाल और चौथा है सुनील गावस्कर। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम किस भारतीय क्रिकेटर पर रखने को कहा गया है? तो वो ऑप्शन डी सही होगा, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर ये जो है ग्राउंड का नाम रखा जाएगा। ये ग्राउंड कहाँ है दोस्तों? तो चलो देखते हैं कहाँ है। जुलाई 2022 में इंग्लैंड में स्थित लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ये पहली बार जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले केंटकी यूएसए और तंजानिया के जंजीबार में सुनील गावस्कर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा चुका है। गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सनी डेज लिखी है। ये ऑप्शन आप याद कर लीजिए, इनकी बुक का एक नाम है। ठीक है, सनी डेज। क्या है दोस्तों? सनी डेज। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो है सनी डेज, ये लिखी है उनकी। ठीक है, चलते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आज का भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष तक देश में काला आजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 2023, दूसरा ऑप्शन है 2024, तीसरा ऑप्शन है 2023 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस वर्ष तक काला आजार को खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सही होगा इसमें सी नंबर, 2030 तक काला आजार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किबुतु सैन्य शिविर का नाम देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके इनके सम्मान के लिए जनरल बिपिन रावत जिनका नाम था वो सैन्य गैरीसन कर दिया जाएगा। मतलब कहा जाता है कि किबुतु सैन्य शिविर का नाम अब बदल कर जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत के नाम से उस सैन्य गैरीसन कर दिया जाएगा उसे। ये सैन्य शिविर किस राज्य में स्थित है? पहला जम्मू में, दूसरा हिमाचल में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, चौथा उत्तराखंड में। तो 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से सभी लोग बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में है किबुतु सैन्य शिविर और इसी का नाम जो है जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरीसन कर दिया जाएगा, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं। और इनकी एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, चलते हैं आगे। ये बन करके तैयार होगा, ये सारी टीम है और इसी टीम ने इस दृश्य को दिखाया कि इस तरह से ही इनकी शिविर यहाँ पर लगाई जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ प्रमुख तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के लोहित घाटी में, एक तो याद रखना लोहित घाटी में स्थित है किबुतु सैन्य शिविर का नाम बदलकर अब जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरीसन कर दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लें, पेमा खांडू है इस समय। वालुंग से गैरीसन तक 22 किलोमीटर सड़क का नाम भी जनरल बिपिन रावत मार्ग घोषित कर दिया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक? पेमा खांडू ने कहा है कि वालोंग से गैरीसन तक 22 किलोमीटर की कुल सड़क की लंबाई है और इस सड़क का नाम जो है जनरल बिपिन रावत मार्ग कर दिया जाएगा। देख लेते हैं जनरल बिपिन रावत के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण। जन्म इनका उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। देश के 26वें थल सेना अध्यक्ष रहे। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वर्ष 2022 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1999 से 2000 में किबुतु में
कर्नल के रूप में गोरखा राइफल्स की कमान इन्होंने संभाली थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आज का 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में परिवार आईडी योजना परिवार कल्याण कार्ड को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है पश्चिम बंगाल। ये 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश में एक योजना है परिवार आईडी योजना, जिसे परिवार कल्याण कार्ड योजना भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके प्रमुख थोड़े तथ्य भी देख लेते हैं क्या क्या है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक डिजिटल पहचान पत्र दिया जाएगा, 12 अंकी कार्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा और राशन जो है कार्ड के आधार पर ही किया जाएगा। रोजगार, पेंशन, आवास आदि लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसका पंजीकरण स्वैच्छिक रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रयागराज में पायलट प्रोजेक्ट योजना का संचालन किया गया था। हरियाणा राज्य में भी यही इस तरह परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई और कर्नाटक राज्य में भी कुटुंबा कार्ड योजना लागू की गई है। चलते हैं अगले 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 में संपन्न एशियाई U20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 भारत ने कुल इसमें कितने पदक हासिल किए हैं। पहला है 24, दूसरा है 22, तीसरा है ऑप्शन 20 और चौथा ऑप्शन है 23। तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, भारत ने कुल 22 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, एशियाई U20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुआ है। तो चलते हैं इनके प्रमुख तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। 2 से 10 जुलाई के बीच मध्य ये एशियाई U20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुआ, जिसमें ये बहरीन में संपन्न हुआ है। ठीक है, और इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक भी हैं, 9 आपके रजत पदक हैं और 9 कांस्य पदक हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और सारे खिलाड़ियों के नाम भी आप लोग देख सकते हैं। जो परीक्षा में पूछा जाएगा यही हमने कंटेंट डालने की कोशिश की है, इतना ही बहुत है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डुगर और बग्गी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया हाल ही में। तो पहला ऑप्शन है झेलम नदी पर, दूसरा चेनाब नदी पर, तीसरा रावी नदी पर और चौथा सतलज नदी पर। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी नंबर चिनाब नदी पर ये जो परियोजना है बनाई गई है, डुगर और बग्गी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चलते हैं इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र डालते हैं। बात करते हैं डुगर जल विद्युत परियोजना की। ये चंपा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है, सॉरी, ये डुगर जल विद्युत परियोजना जो है वो अवस्थित है चंबा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। डुगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा, चिनाब नदी पर, और अनुमानित लागत है करीब 3,987.34 करोड़ रुपए और कुल क्षमता 500 मेगावाट की है। परियोजना का जो निर्माण है वो NHPC करेगा। यूनिट उत्पादन है प्रतिवर्ष 1759.85 मिलियन यूनिट। वही यदि हम बग्गी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। ठीक है, बनाया जाएगा, कुल क्षमता 42 मेगावाट है, अनुमानित लागत 284.87 करोड़ रुपए है और परियोजना का निर्माण PBM करेगा। ठीक है, और किस नदी पर बनाया जाएगा, चिनाब नदी पर। यूनिट क्षमता 135.6 मिलियन यूनिट है। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का हाल ही में 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वो राजनीतिक में किस वर्ष अपना कदम रखा था। पहला ऑप्शन 2012 में, दूसरा ऑप्शन 2014 में, तीसरा ऑप्शन 2014 पी में 16 है और सी में 2014 है और डी में 2015 है। तो राजू श्रीवास्तव ने किस वर्ष राजनीति पे कदम रखा था दोस्तों, तो वो रखा था 2014 में। कब रखा था, 2014 में राजनीति पर कदम रखा था। यही है राजू श्रीवास्तव जो हास्य हमारे जो है कलाकार रहे हैं, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, और कानपुर के रहने वाले हैं ये।
चलते हैं और इनके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे। देखते हैं, ये प्रसिद्ध हास्य कलाकार अभिनेता रह चुके। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के उत्तर प्रदेश में। 21 सितंबर 2022 को इनके निधन हुआ। कुल 58 वर्ष के थे दोस्तों। उनका विगत कई एम्स में इनका दिल्ली में इलाज चल रहा था, जिनके दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने राजनीतिक तौर पर वो वर्ष 2014 से भाजपा से जुड़े थे और वो फिल्म विकास परिषद एफडीसी उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को पेशेवर टेनिस कैरियर से लावेर कप 2022 में खेलने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन स्पेन से, दूसरा सर्बिया से, तीसरा लिस्बन से, चौथा स्विट्जरलैंड से। तो सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ऑप्शन जो सही होगा इसमें डी सही होगा, स्विट्जरलैंड से वो संबंधित हैं। देख लेते हैं इनके कुछ प्रमुख तथ्य पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। रोजर फेडरर 2003 विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। फेडरर 2018 में छठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर 20वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए थे। वर्तमान में वो ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बाद तीसरे स्थान पर हैं। 23 वर्ष की उम्र में 2018 में सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बनने का भी रिकॉर्ड फेडरर अपने नाम कर लिया था। उनके 237 हफ्ते लगातार नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड है। 2021 में जो है नोवाक जोकोविच ने फेडरर के 310 हफ्तों तक का रिकॉर्ड रहने का रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं स्विस सरकार ने फेडरर के सम्मान में 2019 और 20 में फ्रैंक चांदी का एक सिक्का जारी किया और ये पहले जीवित स्विस नागरिक हैं जिनके सम्मान में यह सिक्का जारी किया गया था। फेडरर के पास स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों की नागरिकता है। ठीक है, चलते हैं अगले 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी यहाँ पर होगा देश। ठीक है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है फल्गु नदी, दूसरा है कोला नदी, तीसरा है बागमती नदी और चौथा है कमला नदी। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर होगा, फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया जा रहा हो। देश का सबसे बड़ा रबर डैम होगा जो फल्गु नदी पर बनाया जाएगा और बिहार के गया जिले में। ठीक है, चलते हैं इसके प्रमुख तत्वों पर एक नज़र जरूर डालेंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे कि इसका नाम भी रख दिया गया है गया जी डैम। और देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है किस नदी पर? फल्गु नदी पर बनकर तैयार हुआ है। लोकार्पित किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अवस्थित है बिहार के गया जिले में और निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया है IIT रुड़की के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा। लोकार्पण तिथि रही है 8 सितंबर 2022 और निर्माण की लागत कुल आई है 324 करोड़ रुपए। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सितंबर 2022 को किस राज्य में टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को शुरुआत की गई है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है उड़ीसा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने जो है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को स्वीकृति प्रदान की है। 19 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। और 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, जल संरक्षण के लिए छाता योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? हाल ही में छाता योजना। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी नंबर उड़ीसा। उड़ीसा में जो है जल संरक्षण के लिए छाता योजना का आरंभ किया गया है। चलते अगले 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानिकी वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है सिक्किम। सभी लोग बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर तेलंगाना। क्या सही होगा? तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला जो है वन विश्वविद्यालय बन रहा है और विश्व का ये तीसरा वन विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा।
देखिए ये है फॉरेस्ट कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी का नाम बदलकर वन विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रमुख तथ्य भी देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान को एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में विस्तारित करने का निर्णय ले लिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में विश्व के दो देशों में, ये रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय मौजूद हैं। ठीक है, और भारत तीसरा विश्वविद्यालय बनाने वाला देश बन जाएगा। चलते हैं अगले 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में किसने वर्चुअली प्रधानमंत्री तापेतिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, तीसरा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और डी नंबर में है जगदीप धनखड़। चार ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है वर्चुअली प्रधानमंत्री तापेतिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं, थोड़े प्रमुख भी तथ्य भी देख लेते हैं। इसमें बात यह है कि ये जो अभियान है 9 सितंबर 2000 जो है 22 को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है कि 2025 तक देश से तापेतिक उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन ने विश्व के सबसे बड़ा कार्बन फाइबर बनाने की घोषणा कर दी है। ये कार्बन फाइबर संयंत्र कहाँ स्थापित कर दिया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आपका गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चार ऑप्शन है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो, बताओ। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों बी नंबर सही होगा, गुजरात। क्या होगा? गुजरात। चलते हैं इसके प्रमुख ये है, देखो बनकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रोथ इज लाइट। ठीक है, बनकर तैयार होगा। देखो सबसे पहले ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र होगा दोस्तों। बनाने की घोषणा किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी के द्वारा। बनाया जाएगा हजीरा के गुजरात में। और पहला जो संयंत्र है इसका पहला चरण पूरा हो जाएगा 2025 तक, और इसकी जो क्षमता है वो करीब आपकी 20,000 MTPA है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है कि सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य, जिसे हाल ही में दुर्लभ काले बाघ के रूप में चिन्हित किया गया है, और ये किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा और चौथा मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन है, सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो सी नंबर सही होगा, उड़ीसा। क्या सही होगा दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है दुर्लभ काले बाघ हाल ही में चिन्हित किए गए हैं। तो देखिए कि जो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ अभयारण्य भी है, ये उड़ीसा में स्थित है। भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता, उसी दिन ये पिक ली थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सिंपली पाल में दुर्लभ काले बाघ को चिन्हित करते हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया था उन्होंने। इस काले बाघों को मेलेनिस्टिक जो है बाघ भी कहा जाता है। ये नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी देखेंगे, ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, नामांकन जो है सिमुल रेशमी कपास के पेड़ के नाम पर किया गया है इसका। और वर्तमान में चर्चा का कारण क्या है? काले बाघ। देखिए बाघ के बारे में भी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, और राष्ट्रीय पशु है ये। भारत और मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में ये पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है बाघ का? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन आज का कह रहा है IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा, पहला ऑप्शन आपका यूके है, दूसरा भारत है, तीसरा फ्रांस है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है। तो सभी लोग बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? तो ऑप्शन जो सही होगा वो भी भारत होगा। क्या होगा? भारत यूके को
जो है पिछड़ कर अपना भारत आगे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे उभर गया है। चलते हैं इसके प्रमुख तत्व पर जरूर एक नज़र डालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2021 की अंतिम तिमाही में यूनाइटेड किंगडम यूके को पिछड़ते हुए दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे पहले क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है और जापान है, ठीक है, और जर्मनी है। इसके बाद भारत से आगे एकमात्र राष्ट्र है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो इस बात का पैमाना है, देश में प्रति व्यक्ति आय कितना पैसा कमाता है, वो भारत 190 देशों में से 122वें स्थान पर है। चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है असम ने, दूसरा है मेघालय ने, तीसरा है पश्चिम बंगाल ने, चौथा है छत्तीसगढ़ ने। 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर, मेघालय। क्या होगा? मेघालय। चलते हैं, प्रमुख तत्व भी देखेंगे। प्रमुख तत्वों में क्या है कि मेघालय के मुख्यमंत्री आपको पता है कोनराड के संगमा ने किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम है ग्रामीण पिछवाड़े सुअर योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना का राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख प्रगति योजना का भी उल्लेख इसी में किया है। इसका उद्देश्य है कि ये सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका को अर्जित कर सकें। तो इस प्रकार आज का जो सेशन रहा हमारा वीकली करंट अफेयर का, वो कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सेशन को जिनको बेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं हमको लास्ट में कि आपका क्या स्कोर रहा है, कैसा रहा है और कैसा हमारा ये जो सेशन था वो किस प्रकार का सेशन है। मतलब अच्छे क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखो क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने की संभावनाएं होती हैं। बहुत सारा मटेरियल होता है और बहुत सारा हमें नहीं पढ़ना होता, बहुत ही कम आपको पढ़ना है जिसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना होती हैं, जो हम आयोग जिस तरह से क्वेश्चन बनाना चाहता है मैं उसी तरह बनाने की कोशिश करता हूं और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जिनको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को जो अभी परीक्षा में लगे हुए हैं, आगामी परीक्षा 2022 में देने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें जिनसे उनका भला हो सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले रविवार सुबह 10 बजे की क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।